दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी पिछले क्लास में हमने बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया प्रश्न में 152 नंबर पेज पे है। ये प्रश्न है, निम्न सूचनाओं से सुरेश की वेतन से आय ज्ञात कीजिए। अब तक हम पढ़ रहे थे हाउस रेंट अलाउंस के बारे में कि हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में पहला नंबर पॉइंट है सकल वार्षिक वेतन, जो कि 3 लाख रुपए है। आप प्रश्न पढ़ते जाएंगे, मिलाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे प्राइवेट डॉक्टर को चुकाए गए 25,000 रुपये। पॉइंट नंबर 3 है नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे उस चिकित्सालय को चुकाए जो आयकर मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। कितना? 50,000 रुपया। कर्मचारी द्वारा मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में किए गए व्यय की नियोक्ता के द्वारा पूर्ति 20,000 रुपया। 5वां पॉइंट है विदेश यात्रा पर व्यय देखभाल के लिए गए एक व्यक्ति के व्यय सहित नियोक्ता द्वारा वहन किए गए 1,50,000 रुपये। विदेश में ठहरने तथा चिकित्सा पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन 2,50,000 रुपये। उपयुक्त 6 में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत है 1 लाख रुपये। तो ये 6 पॉइंट आपके हिंदी में हमने बोल दिया, इंग्लिश में भी सुन लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ सुरेश। पॉइंट 1 ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख रुपीज। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट practitioner 25,000. Medical expenditure directly paid by the employer to hospital approved by the chief commissioner of income tax 50,000. Reimbursement of medical expenses incurred by the employee in a hospital approved by the chief commissioner 20,000. Expenditure on traveling abroad including the attendant borne by the employer 1,50,000. Expenditure incurred on staff and treatment abroad borne by the employer 2,50,000 out of 6 अमाउंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए, तो पॉइंट आप पहला सुन चुके हैं, सकल वार्षिक वेतन 3 लाख रुपए, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक पे। पॉइंट नंबर 1 बेसिक पे कितना है? तो बेसिक पे है आपका 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर 2 देखिए, दिया है नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे प्राइवेट डॉक्टर को चुकाए गए। मेडिकल एक्सपेंसेस में डाल देंगे इसको हम, जो कि जानते हैं फुल्ली टैक्सेबल होता है, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में है इसलिए। कितना है? 25,000। पॉइंट नंबर 3 देखिए, नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय सीधे उस चिकित्सालय को चुकाया जो आयकर के मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। अगर इंग्लिश में सुने, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव बाय द चीफ कमिश्नर टू ऑफ इनकम टैक्स। तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये सीधे चीफ कमिश्नर के द्वारा पहुंचा दिया गया है। ठीक है, वहां पे ऑफिस में, तो ये हमारा एग्जाम्प्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 चीफ कमिश्नर। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, कर्मचारी द्वारा मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में किए गए व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति। फिर वही कमिश्नर की बात आ गई, तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्प्ट करते हैं, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पॉइंट 5 में चलते हैं। विदेश यात्रा पर व्यय देखभाल के लिए गए व्यक्ति के व्यय सहित नियोक्ता द्वारा वहन किया गया 1,50,000। फॉरेन
ट्रैवल। तो ये कितना है? 1,50,000। ये हो गया आपका। पॉइंट 6 देखिए देखिए, विदेश में ठहरने तथा चिकित्सा पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन कितना है? तो 2,50,000 रुपया। फॉरेन रेंट के नाम से लिख देते हैं हम। जो कि है 2,50,000 रुपये। पॉइंट 6 में दिया है उपयुक्त 6 में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत है 1 लाख रुपए। तो इनमें से 2,50,000 में से 1 लाख के लिए, 1,50,000 में से 1 लाख कर लिए, उसमें से 1 लाख माइनस करना है। तो यहाँ पे 2,50,000 लिखने की वजह से देखो हम यहाँ पे 2,50,000 माइनस 1 लाख रुपए अगर माइनस कर देंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। ये क्या होगा? हमारा ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। ये क्या होगा? ग्रॉस सैलरी होगा। कितना देखिए, 3 लाख, 4,50,000, 6 लाख, 6,25,000 रुपये। 6,25,000 रुपये जो हो गया वो ग्रॉस सैलरी हुई। आप जानते हैं, इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं कि न्यू बुक से पढ़ा जाता है। इनकम टैक्स की बुक हर साल बदलती रहती है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है, अगर आप पिछली बुक से पढ़ेंगे 1920, 2021, तो उसमें 40,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। बट यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे 21, 22 की बुक में, यानी 62 एडिशन में, तो वहाँ पे आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं न्यू बुक लीजिए। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन वो लिख देते हैं, ये लेस किया था ना, ये भी लिख दे रहे हैं 50,000 का। तो ये आपका आ गया 5,75,000 रुपीज़, जो कि आपका आंसर है। ये आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, 5,75,000। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको लगाने में मात्र 2 मिनट लगेगा हमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया अरुण की कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। वेतन की गणना करने में दिया है वेतन 5 लाख रुपया, महंगाई भत्ता वेतन का भाग नहीं, महंगाई भत्ता वेतन का भाग नहीं है, जो कि 20,000 रुपया है। मकान किराया भत्ता 1,20,000 रुपया है। किराया दिया है वास्तव में 1,50,000 रुपया। नौकरी का स्थान चेन्नई है। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 200 रुपया मासिक है। चिकित्सा भत्ता 100 रुपया मासिक है। ठीक है। अब कह रहा है कि टैक्सेबल सैलरी ज्ञात कर दीजिए। तो बहुत ही आसानी से कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख लीजिए, आप इंग्लिश में बोल देते हैं, सुन लीजिए। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण पर्टिकुलर सैलरी 5 लाख रुपये, डियरनेस अलाउंस नॉट forming part of salary 20,000, house rent allowance 1,20,000, actual rent paid 1,50,000, place of service चेन्नई, CCA यानी सिटी कंपनसेशन अलाउंस 200 पर मंथ और मेडिकल अलाउंस 100 पर मंथ। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आंसर के लिए चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हम क्या डालेंगे? बेसिक सैलरी, जो कि हमारी दी है 5 लाख रुपये। बेसिक सैलरी कितना है? 5 लाख। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में दिया है महंगाई भत्ता, जो कि है डियरनेस अलावेंस। कितना है? तो 20,000 रुपीज है। ये क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 है मकान किराया भत्ता। यही पॉइंट इसमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है।
पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हाउस रेंट पे लगा दिए जा चुके हैं, तो आपको आसानी होगी समझने में कि मैंने आपको बताया था कि सैलरी में, चलिए हाउस रेंट का पहले यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आपको एक बार याद आ जाएगा। तो अगर हाउस रेंट अलावेंस अगर हमको याद करना आता है, हाउस रेंट अलावेंस, ठीक है, यहाँ पुराने लिख रहे हैं, तो उसमें हम क्या याद करते हैं, जो भी चीज़ इस अमाउंटों में से विच एवर इज लेस होगा वही आपका एग्जम्प्ट होगा। तो एग्जम्प्ट हाउस रेंट अलावेंस हमको ज्ञात करना आता है। उसमें पॉइंट नंबर 1 दिया रहता है एक्चुअल HRA रिसीव। एक्चुअल HRA रिसीव में कितना दिया है, तो एक्चुअल HRA रिसीव में आपको देखिए, ध्यान से देखिए, दिखा है मकान किराया भत्ता, उसी को कहते हैं एक्चुअल HRA रिसीव, क्योंकि वही प्राप्त होता है आपको। तो वो प्राप्त है, वो 1,20,000 रुपये है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1,20,000 रुपये अमाउंट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, लिखा रहता है एक्चुअल रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। इस सैलरी का ही हमको मतलब समझना है। सैलरी में आता क्या है, हाउस रेंट अलाउंस का, इसीलिए हम कहते हैं बार बार, पहले आप हमारे पिछले वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को ध्यान दिए। तो पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था सैलरी में 3 चीज़ आती हैं। सैलरी में क्या आता है, बेसिक सैलरी, फिक्स्ड कमीशन और डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंस नहीं, डियरनेस पे। डियरनेस पे होता कब है, या तो जब सैलरी के मतलब एम्प्लॉयर का रिटायरमेंट का जो पैसा होता है वो मिलता है, तो वो डियरनेस पे होता है। या तो सैलरी जो है वो अलाउंस जो है वो पार्ट ऑफ सैलरी हो, जब उसके सामने लिखा हो पार्ट ऑफ सैलरी, और यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है कि पार्ट ऑफ सैलरी है ही नहीं। जब पार्ट ऑफ सैलरी है नहीं तो हम क्यों जोड़ेंगे। और फिक्स्ड कमीशन की कहीं बात नहीं की गई है, तो सैलरी ही जो हमारी है वही हमारा अलाउंस के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट पेड किया गया है 1,50,000, और 10% अगर सैलरी लेंगे तो सैलरी हमारी 5 लाख की है, यानी 50,000 रुपये हो जाएगा। तो कितना का हमें यहाँ पे क्या दिया है, किराया भत्ता रिसीव हुआ है 1,20,000, एक्चुअल रेंट पेड किए हैं हम लोग 1,00,000 रुपये, कितना हुआ 1,00,000 रुपये। तो हमें फ़ायदा कितने का हो गया भैया, थर्ड पॉइंट इसमें ये होता है, फ़ायदा भी ये नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट ये होता है कि 40% ऑफ सैलरी वो कब स्थिति होगी, और 50% ऑफ सैलरी कब स्थिति होगी, ये भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। 50% सैलरी की तभी स्थिति आएगी यहाँ पे जब 4 शहर के नाम होंगे। इस पूरे भारतवर्ष में अगर 4 शहर के नाम आते हैं तो वहाँ 50% सैलरी ली जाती है, और कहीं अगर किसी सामान्य शहर का नाम आ रहा है तो वहाँ पे 40% सैलरी। तो और 4 शहर कौन है, तो उसे महानगर समझिए, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता। तो यहाँ पे जब होंगे तो 50% सैलरी ली जाती है। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपके प्रश्न में सीधे सीधे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चेन्नई दिया है। क्या दिया है, चेन्नई। नौकरी का स्थान कहाँ है, चेन्नई। तो हम 50% ऑफ सैलरी लेंगे, 50% ऑफ सैलरी। अब मान लीजिए 5 लाख रुपये आपकी सैलरी है और 50% ले लेंगे, 2,50,000 रुपया हो गया। ये तो आप क्लियर हो रहे हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा, सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा। ये था, इसमें सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे दिया ना विच इज रिजलेस, सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे 1,20,000 है, 1,00,000 है, 2,50,000, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो हम जानते हैं कि 1,00,000 रुपये है। तो ये अमाउंट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, 1,00,000। तो टैक्सेबल क्या आएगा, टैक्सेबल का मतलब होता है एक्चुअल HRA रिसीव माइनस एग्जम्प्ट HRA टोटल में। तो एक्चुअल माइनस एग्जम्प्ट लिख देते हैं हम, 1,20,000 माइनस, तो ये आ गया आपका 20,000 रुपये। तो यहाँ पे 20,000 रुपये हो गया। तो अब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ना, पॉइंट नंबर 3 हाउस रेंट अलावेंस जो कि 20,000 हो गया ना। पॉइंट नंबर 4 में
नौकरी का स्थान दे दिया हमसे कोई, मतलब पॉइंट नंबर 5 में दिया नौकरी का स्थान, पॉइंट 4 में दिया रेंट पेड, तो रेंट पेड और ये मकान किराया भत्ता और नौकरी का स्थान, ये तीनों इसी क्वेश्चन के लिए थे जो कि आपको सॉल्व करा दिए चुके हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 में देखिए नगर क्षतिपूर्ति भत्ता। नगर क्षतिपूरक भत्ता क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो नगर क्षतिपूरक भत्ता वो होता है कि जब आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, मान लीजिए गोरखपुर में आप हैं, तो गोरखपुर में आपकी जो जाने का स्थान है, ऑफिस स्थान पहुंचने का है, वो बहुत ज़्यादा दूर होगा। तो गोरखपुर शहर से 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन जब आप मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और ऐसे स्थानों पर आते हैं तो पता चलता है आपका 40 किलोमीटर तक आपको जाना पड़ता है अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। सोचिए अगर आपको 40 किलोमीटर जाना पड़ता है और कहीं आपको 4 किलोमीटर में जाना, तो क्या आपको परेशानी नहीं होती है? तो जब 40 किलोमीटर जाना पड़ता है तो आपके लिए एक टेंशन है कि 2 घंटे आने जाने में ही लग गए, 3 घंटे आने जाने में लग गए। उसके लिए सरकार या वहाँ के कंपनी आपको नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देती है। तो वो क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे पॉइंट था हमारा फुली टैक्सेबल और नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, ये जो कि आपको पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं, फिर भी आपको समझाए हैं कि अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में हम लिख सकते हैं सिटी कंपनसेशन अलाउंस। तो CCA कंपनसेटरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो CCA में 200 रुपया मासिक है, तो 200 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 2400 रुपये, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में कुछ है, तो पॉइंट नंबर 5 में चिकित्सा भत्ता। जानते हैं मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। वो स्थिति तब आती है कि जब टैक्सेबल ना हो। कब? जब आती है जब सीधे चीफ मिनिस्टर दे दें, चीफ मेडिकल वाले दे दें, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति आती है। यहाँ पे दिया 100 रुपया मासिक, तो 1200 रुपया हो गया, ठीक है। अब हम ऐड कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए। ग्रॉस सैलरी हो गई 5,20,000, 5,40,000, 5,42,000, 5,43,600, 5,43,600। अब इसमें से हम क्या लेस करते हैं वो, तो अभी आपको बताए हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि अब 50,000 हो चुका है। $50,000, तो कितना बचा? 4,93,600, 4,93,600। ये आपका आंसर आ चुका है। आप अपनी बुक में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप समझ, हमें लगाने में वो 2 ही मिनट लगा होता, लेकिन हम आपको समझाना था, इसलिए हम सोचे कि एक बार और आपको अच्छे से समझा दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम इरेज कर देंगे, आप बैक करके देखना पड़ेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़ा है भाई, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 में रमन भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर है। प्रश्न को बड़े अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रमन भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर है, उसे 15,000 रुपया मासिक मूल वेतन, 250 रुपया मासिक महंगाई वेतन, तो 250 मासिक महंगाई भत्ता। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए। 2,500 रुपया मासिक महंगाई वेतन यानी डियरनेस पे, और 2,500 रुपया मासिक महंगाई भत्ता है यानी डियरनेस अलावेंस। यही डियरनेस पे की हम बात कर रहे थे। उसे 2020-21 में निम्न भत्ते और मिले। कौन सा? 16,500 रुपया इंजन चलाने का भत्ता, 2 बच्चों के लिए 200 रुपया मासिक प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता,
उसका एक लड़का छात्रावास में रहता है, उस पर रमन 800 रुपये मासिक खर्च करता है। उसे इस खर्च की पूर्ति के लिए 500 रुपये मासिक छात्रावास भत्ता मिले। वो क्या खर्च करते हैं उससे मेरा कोई पॉइंट नहीं है। उसे इस खर्च पर कितना पूर्ति मिलती है, तो 500 रुपये की मिलती है। नगर क्षतिपूरक भत्ता 250 रुपये मासिक, जो कि आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि सिटी कंपनसेशन अलाउंस। वर्दी भत्ता 400 रुपये मासिक। इसमें पॉइंट देखिए, वर्दी भत्ता 400 रुपये मासिक जो सारा पद के कर्तव्य पालन में खर्च हुआ, यानी ऑफिस कार्य के लिए हुआ है, पर्सनल यूज के लिए। मकान किराया भत्ता 2500 रुपये मासिक, वह 3000 रुपये मासिक किराया मकान मालिक को देता है। इंग्लिश में भी सुन लीजिए। रमन इज एम्प्लॉयड एंड as an engine driver in Indian Railway. He is getting 15,000 per month as basic pay, 2,500 per month dearness pay, and 2,500 per month as dearness allowance. During 2020-21, he received the following allowance also: 16,500 as running allowance, 200 per month per child as education allowance for the two child. One of his sons is staying in a hostel on which Raman is spending 800 per month. He is getting 500 per month for his son as hotel allowance. For meeting this expenditure, 250 rupees per month as CCA यानी City Compensation Allowance, 400 per month as uniform allowance fully spent for employment purpose, 2,500 per month as HRA. He pays 3,000 per month as rent to the house owner. Compute the taxable salary for the assessment year. तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पहले डाल दें, जो कि जरूरी है। तो जरूरी क्या है, 15,000 रुपया मासिक मूल वेतन मिलता है, बेसिक पे। बेसिक पे कितना है, तो है 15,000 रुपया इंटू 12, 1,80,000 रुपया हो गया। थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको। पॉइंट टू क्या होगा, तो मासिक मूल वेतन, इसी की बात कर रहे हैं हम, डियरनेस पे। क्योंकि ये पॉइंट पे हुआ 2,500 इंटू यानी 30,000 रुपीज़, 25 इंटू 12 किए हैं, क्योंकि 12 महीने का होता है ना। थर्ड पॉइंट है आपका डियरनेस अलाउंस। $2,500 इंटू 12, 32। देखिए ये ऐसा भत्ता होता है डियरनेस अलाउंस। चाहे आप अलाउंस निकालिए, चाहे आप परक्यूजर्स निकालिए, उसमें इस चीज़ को ऐड नहीं किया जाएगा और सभी अलाउंस को ऐड कर दिया जाएगा। कब इस डियरनेस अलाउंस को ऐड किया जाता है, जब इसके सामने लिख दिया हो पार्ट ऑफ सैलरी। जब पार्ट ऑफ सैलरी रहेगा तभी डियरनेस अलाउंस किसी भी, चाहे वो मोटर कार का हो और रेंट फ्री अकोमोडेशन हो, हाउस रेंट अलाउंस हो, उन सब में ऐड करने के लिए सैलरी में ये चीज़ नहीं आती है और सभी खर्चे आते हैं। वो भी सबका अलग अलग पॉइंट है। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट तक समझ चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, 2 बच्चों के लिए 200 रुपये मासिक प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता। तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हमारी गलती नहीं है, हम फिर भी बता ही देंगे कि अलाउंस जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पे शिक्षा भत्ता के लिए ये बताए थे कि एक बच्चे पर 100 रुपये की छूट मिलती है पढ़ाई के लिए। एम्प्लॉयर कितना दे रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हम 100 रुपीज़ पर मंथ यानी 1,200 फॉर एनुअल वैल्यू होगा उसका, और वो भी 2 बच्चों तक। ये नहीं कि आपके 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चों का पैसा दे रहे हैं तो 8 बच्चे की सरकार फ्री देगी। सरकार कितना छूट देती है,
100 पर मंथ। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे 200 पर मंथ दिया है, तो 200 माइनस 100 यहाँ पे लिख देते हैं आपको। ये कहाँ गया, एजुकेशन अलावेंस है। टू 100 है, 100 की छूट मिली और 12 इससे कर देंगे तो 1200 की इसका अमाउंट आ गया, 1200 टैक्सेबल हो गया। और 2 बच्चों के लिए है तो इसलिए 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2400। यहाँ हम आपको इतना लाइन इसलिए समझाए हैं कि समझ सके, वरना हम ऐसे क्लियर करके यहाँ पे 2400 लिख देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, उसने कहा उसका एक लड़का, दोनों लड़के नहीं यहाँ दे रहा है, उसका एक लड़का छात्रावास में रहता है यानी हॉस्टल में रहता है और उस पर रमन 800 रुपया मासिक खर्च करता है, 800 पर मंथ खर्च करता है। लेकिन उसको मासिक खर्च कितना करे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दिया है उसे इस खर्च की पूर्ति के लिए 500 रुपये मासिक छात्रावास भत्ता मिलता है। अलाउंस जितना मिलता है उससे हमें मतलब है, तो ये मिलता है आपको 500। और हम आपको अलाउंस के बारे में बता चुके हैं, फिर भी आपको हमको बताना है तो हम बता दें कि एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ और हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ तक छूट होता है। तो पॉइंट 5 जो है हॉस्टल अलाउंस वो होगा आपका 500 माइनस 300 इंटू 12, तो ये भी 2400 आपका आ जाएगा। अभी हम इंजन चलाने का भत्ता जो है उसको नहीं जोड़े हैं, अभी हम आपको बताएंगे क्यों नहीं जोड़े। पॉइंट नंबर 6 में दिया है सिटी कंपनसेशन अलाउंस, यहाँ पे लिखे हैं नहीं लिखे हैं, तो सिटी कंपनसेशन अलाउंस जो है पॉइंट नंबर 6 में लिखते हैं CCA। तो कितना मिल रहा है आपको, तो आपको मिल रहा है 250 रुपये पर मंथ, 250 इंटू 12 यानी 3000 रुपये। पॉइंट नंबर 7 में चलिए आपको बता देते हैं। एक सरकारी कर्मचारी, यहाँ पे सीधे सरकारी कर्मचारी का नाम दे दिया। एक सरकारी कर्मचारी जिस कार्य को करता है, जैसे हम उदाहरण के रूप में ले लिए रेलवे, रेलवे में अगर उसको वो काम करता है और उसको यात्रा आने जाने के लिए अगर उसको अलावेंस मिलता है तो उसकी अलावेंस की छूट कितनी मिलेगी ये समझिए, या तो 10,000 पर मंथ या सैलरी का 70%। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सैलरी 16,000, मतलब ये इंजन अलावेंस 16,500 रुपये। अब सोचिए, और उसमें से भी कहा जाता है कि 70% और 10,000 में जो छोटा होगा वही मिलेगा। तो आप जानते हैं कि अगर 10,000 इंटू 12 कर दे यानी 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 की छूट हो गई। लेकिन अगर 16,500 का 70% निकालें, 16,500 इंटू 70 डिवाइड बाई 100 तो 100 यहाँ से कट गया। तो यहाँ पे देखिए 7 0 7 5 3 11,550 आ रहा है, तो इसमें 16,500। अब देखिए 16,000 पहले यहाँ भी समझा देते हैं आपको, 11,500 रुपये जो हो गया और 1,20,000, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आप समझ सकते हैं 1,20,000 और 11,550 में 11,550 रुपये छोटा है। और हम भी जानते हैं कि हमारा टोटल है 16,500 और 11,550 रुपये अगर माइनस हो जाए तो 0 और 5 4,950 रुपीज़ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका माइनस कर दिए। ये भी हम आपको बता चुके हैं
फिर भी आपको हमको बार बार बताना पड़ रहा है। हम डाइट लगवा सकते हैं लेकिन आपको बता रहे हैं कि समझिए, एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, जब तक ना आपको समझ में आए तब तक समझिए। और इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये हमको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। 16,500 में से 11,550 रुपये घटाए तो 4950 रुपये यानी 4,950 रुपीज़ आ गया। पॉइंट 8 देखिए, पॉइंट 8 में दिया है वर्दी भत्ता दिए हैं। चलिए वर्दी भत्ता दे देते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस। और हम आपको बताए हैं कि यूनिफॉर्म अलाउंस किस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, फुल्ली फॉर। ये यूनिफॉर्म अलाउंस में हम टैक्सेबल किस प्रकार जानेंगे। देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए आपको एम्प्लॉय का लीजिए 1,000 रुपये लीजिए और जाइए कपड़ा बनवा लीजिए। आप आए कहे भाई कुछ कंजूसी कर लेते हैं इसी में से, यानी कुछ पैसा बचा लेते हैं। 800 रुपये का कपड़ा खरीदे, 200 रुपये बचा लिए, तो वो 200 रुपये टैक्सेबल होता है। बट यहाँ पे कह रहा है कि जितना हमको मिला है 400 रुपया मासिक यानी 4800 रुपया पूरे वर्ष का, इसमें हम 4800 रुपये का कपड़ा ही खरीद डालें, एक भी रुपया नहीं बचाए हैं। जब एक भी रुपया नहीं बचाएंगे तो वो फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे एग्जम्प्ट कर देते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। यही सबसे बड़ा प्रश्न हर बार आपके लिए बन के आ जा रहा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न बनेंगे लेकिन अभी यहाँ पे ये बड़ा है, तो बड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि मकान किराया भत्ता 2500 रुपये मासिक मिलता है। कितना मिलता है, एचआरए हमें रिसीव कितना होता है, बार बार वो लिखेंगे नहीं, पूरा हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। एचआरए हमको 2500 इंटू 12 करें तो 30,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 30,000। पैड कितना करते हैं, तो हम पैड करते हैं वो 36,000 रुपये। और हमें 10% जानते हैं, 10% ऑफ सैलरी माइनस करनी होती है। और 10% ऑफ सैलरी में हम क्या जानते हैं कि सैलरी में क्या क्या आता है, तो फिक्स्ड कमीशन, बेसिक सैलरी और डियरनेस पे। तो डियरनेस पे यहाँ पे दिया हुआ है 30,000 रुपये, बेसिक सैलरी दिया है 1,80,000। तो ये दोनों ऐड कर देंगे क्योंकि फिक्स कमीशन दिया नहीं है, तो ये आ जाएगा 2,10,000। 2,10,000 का % निकालेंगे तो 21,000 आ गया। कितना आ गया, 21,000। तो डिफरेंस कितना हो गया, तो ये हो गया 15,000। हम जानते हैं कि यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है कि ये दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में है, तो 40% आप सैलरी ले लेते हैं। 40% आप सैलरी लेंगे तो 21 चौक 84,000 रुपये आ जाएगा। कितना जाएगा, 10% 21,000 है तो 40% 84,000 रुपये होगा। क्लियर हो जाएगा। इसमें छोटा कौन सा है, 30,000, 15,000 या 84,000। तो हम जानते हैं 15,000। तो कितना एग्जाम्प्ट हो गया, 15,000 रुपीज़। टैक्सेबल कितना होगा, अब ये देखिए, टैक्सेबल इक्वल टू एचआरए रिसीव जितना हुआ है माइनस एग्जाम्प्ट। तो आपको रिसीव हुआ है 30,000 और एग्जाम्प्ट हो रहा है 15,000। तो कितना हमारा टैक्सेबल हुआ, तो ये हो गया 15,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HRA और यहाँ पे लिख देंगे 15,000। अब हमें कोई पॉइंट नहीं बच रहा है हमारे हिसाब से। यहाँ पे हम क्वेश्चन को अब मतलब ये पूरा ऐड कर लेते हैं। 1,80,000 30 60 यानी 2,40,000, 2,40,000, 2,55,000, 2,55,000 प्लस 3 2,58,000 और 48। और ये है 4,950। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 0 5 7 7 6 2 2,67,750, 2,67,750। ये आपका अमाउंट आ गया कौन सा, ग्रॉस, यानी ग्रॉस सैलरी आई है ये आपकी। और डिडक्शन कितने का मिलता है,
डिडक्शन 50,000 का कितना, तो ये हो गया आपका 2,17,750, जो कि आपका नेट टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2,17,750, ये आपका टैक्सेबल सैलरी हो गया। तो हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। एक बार जरूर कहेंगे कि आप लाइक तो करें ही, शेयर भी करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।